वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 68th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये टॉप 50 एमसीक्यूज का हमारा पार्ट 3 होगा। जुलाई से लेकर जनवरी 2023 तक के सारे करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं और ये तीसरा पार्ट होगा जिसमें हम लोग 100 से लेकर 150 क्वेश्चन के बीच में चलेंगे। इससे पहले हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले क्या करना है, थोड़ा सा मैं प्रचार कर देता हूं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। देखिए यहां पर हमारे कुछ लिंक्स दिए हुए हैं जिन पर आप इन सभी एग्जाम्स के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इनसे जरूर जुड़िए। ठीक है, आपके पेड ग्रुप में जुड़ने से बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है आपकी तैयारी को, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत में स्थापित होने वाला 33वां हाथी अभयारण्य किस राज्य में होगा? थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लूं तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए देखते हैं भारत में स्थापित होने वाला 33वां हाथी अभयारण्य जो होगा वो किस राज्य में होगा? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? इन विच स्टेट विल द 33rd रिजर्व एलिफेंट रिजर्व टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहां पर उत्तर प्रदेश। जी हां, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में यदि देखें तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत दुधवा रेंज में हाथी रिजर्व के निर्माण को मंजूरी दे दी है। तो यह पीलीभीत में स्थापित किया जाएगा दुधवा हाथी रिजर्व रेंज में। ठीक है, देश का 33वां होगा और उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व ये होगा। 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला होगा और 1992 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंगापुर भारत द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स के 29वें संस्करण का आयोजन किस भारतीय तट पर किया गया? गोवा, चेन्नई, कोच्चि या फिर विशाखापत्तनम? कहां किया गया आयोजन? तो यह जो है आपका विशाखापत्तनम में किया गया। ठीक है, ये जो आयोजन किया गया विशाखापत्तनम में किया गया। सिम्बेक्स अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा? सिंगापुर और भारत के द्वारा। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। चलिए सिंगापुर इंडिया मरीन एक्सरसाइज इसका नाम है। ठीक है, सिंगापुर इंडिया मरीन एक्सरसाइज। तो ये 26 से 30 अक्टूबर तक सिंगापुर भारत द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया। कहां पर? 29वां संस्करण था और आयोजन कहां किया गया? विशाखापत्तनम में किया गया। ठीक है, यह जो है आपका 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण जो है वो विशाखापत्तनम में जो कि बंदरगाह चरण है। ठीक है, यहां पर तटीय अभ्यास किया जाएगा और दूसरे चरण में बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण का अभ्यास किया जाएगा। ठीक है, अभ्यास की सिम्बेक्स श्रृंखला जो है वो 1994 में शुरू की गई थी भारत और सिंगापुर के बीच और प्रारंभ में इसे एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से जाना जाता था। तो यह भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। अभ्यास लायन किंग विशाखापत्तनम में सिम्बेक्स जाना जाता है, सब याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां मिशन लाइफ की शुरुआत की है? कहां पर की है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? मिशन लाइफ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां की है? तो यह जो है गुजरात में की है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह है गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट लाइफ की स्थापना की गई है। ठीक है, और लाइफ का फुल फॉर्म है पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इसका फुल फॉर्म है लाइफ का। ठीक है, पहली बार प्रधानमंत्री द्वारा नवंबर 2021 में ग्लासगो में जो संपन्न हुआ था आपका COP26 सम्मेलन, उसमें इसकी घोषणा की गई थी और इसका प्रस्ताव रखा गया था। इसका लक्ष्य क्या है? 2028 तक भारत के सभी गांवों और शहरी स्थानीय निकायों में कम से कम 80% को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। तो याद रखिएगा कब तक? 2028 तक सबको बनाना है। यह लक्ष्य मिशन लाइफ के तहत रखा गया है। और भी कुछ चीजें दी हुई है, आप यहां पर देख लीजिए। चलिए मिशन लाइफ का लक्ष्य याद रखिएगा, कहां से उद्घाटन किया गया, कहां से और कब प्रस्ताव दिया गया, किसके द्वारा, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए
किस देश के साथ भारत ने विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में टाइगर ट्रायम्फ नामक संयुक्त अभ्यास शुरू किया है, ठीक है, आयोजित किया है? तो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर सऊदी अरब। तो ये अभ्यास जो है ये आयोजित किया गया अमेरिका के साथ, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। टाइगर ट्रायम्फ अमेरिका के साथ, याद रखिएगा, भारत का युद्धाभ्यास, ठीक है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में यह किया गया। चलिए देखते हैं इसके बारे में। अमेरिका और भारत के बीच पहला त्रिसेवा अभ्यास है यह, ठीक है। त्रिसेवा कहने का क्या मतलब कि इसमें वायुसेना, नौसेना और थल सेना तीनों शामिल होगी, ठीक है। शुरुआत इसकी 2019 में की गई थी। फरवरी 2022 में अमेरिका ने पहली बार भारत के नेतृत्व वाले द्विवार्षिक मिलान अभ्यास में भाग लिया था। तो मिलान अभ्यास भी आप लोगों को बताया मैंने, टाइगर ट्रायम्फ भी बताया, ठीक है। सितंबर 2022 में क्वाड देशों, जो जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इनके द्वारा गाइडलाइंस फॉर द क्वाड पार्टनरशिप ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैं बताता चलूंगा, तो एक क्वेश्चन में आपका 4-5 क्वेश्चन तैयार होता चलेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, इसके द्वारा किस संस्थान को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 दिया गया है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्राइज, ठीक है। IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली, IIT मद्रास या फिर IIT पटना? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा IIT मद्रास को दिया गया, ठीक है। याद रखिएगा किसके द्वारा दिया गया है, कि कौन सा पुरस्कार दिया गया है और किसको दिया गया, तीनों चीज आपको याद रखना चाहिए। चलिए तो यहां पर यही लिखा हुआ है, ठीक है, IIT मद्रास ने सबसे ज्यादा पेटेंट दाखिल किया है। उद्योग, ये आप देख सकते हैं किसके द्वारा दिया गया है। सम्मान जो है 2009 से दिया जाना शुरू हुआ था, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्राइज 2009 से दिया जा रहा है और इस सम्मान में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए तय शुभंकर तजुनी क्या है? आखिर तजुनी जो है एक शुभंकर है जिसको कि फीफा महिला विश्व कप के लिए जारी किया गया है। ये क्या है? लैम्ब है मतलब भेड़ है, पिकॉक है मतलब मोर है, फिश है मतलब मछली है, या फिर पेंगुइन है, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ये एक पेंगुइन है, ठीक है। तजुनी नाम का एक पेंगुइन है जिसको कि मैस्कॉट जारी किया गया है फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं आप, ये क्या है? पेंगुइन है, ठीक है। और एकता का घर है, ठीक है। तंजुनी जो है वो तस्मान सागर का एक संलयन है, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं तंजुनी इज अ फ्यूजन ऑफ द तस्मान सी व्हिच इज होम टू अ पेंगुइन एंड अ मोनोकॉट, ठीक है। चलिए इन खेलों का आयोजन अगले साल ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में किया जाएगा। किसका? फीफा महिला विश्व कप का, ओके। 9वां संस्करण जो है यह आयोजित किया जाएगा, ठीक है। 2023 का संस्करण जो होगा वो 9वां संस्करण होगा। तो पूछा जाता है विभिन्न खेलों के बारे में कि आगामी इस खेल का आयोजन कब किया जाएगा, बीपीएससी अक्सर पूछती रहती है, ठीक है। फीफा विश्व कप जो पुरुष वाला हुआ था उसका आयोजन कहां किया गया था, जरा सा कमेंट में बताइएगा। ये भी मैं नेक्स्ट वीडियोज में बताने वाला हूं। भारत का पहला और विश्व का तीसरा वन विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया, ठीक है। ये जो है आपका फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहां स्थापित किया गया? भारत का पहला। बेंगलुरु, असम, तेलंगाना या फिर उत्तराखंड, ये स्थापित कहां किया गया? आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो ये जो है आपका तेलंगाना में स्थापित किया गया है भारत का पहला वन विश्वविद्यालय या फिर वानिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। और विश्व का कौन होगा? तीसरा होगा। और इससे पहले रूस और चाइना के पास ही केवल एक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। हैदराबाद में वानिकी कॉलेज और अनुसंधान संस्थान जो है आपका फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट FCRI को ही एक्सटेंड करके और उसी को फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा रहा है तेलंगाना सरकार के द्वारा, ठीक है। और तेलंगाना को हरिथा हराम कार्यक्रम के तहत 268.83 करोड़ पौधे तेलंगाना में लगाए गए हैं। तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बीपीएससी के लिए, लेकिन मैंने तेलंगाना से रिलेटेड था इसलिए लिख दिया, तेलंगाना और वन से रिलेटेड था इसलिए। अंतरराष्ट्रीय पर्यटक गंतव्य के रूप में देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहां निर्मित किया जा रहा है? लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा या फिर हिसार, ये सब जो है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड साइट्स हैं। और प्राचीनतम गोदीवारा कौन था? लोथल था। तो ये जो है आपका समुद्री विरासत परिषद लोथल में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। लोथल प्राचीनतम गोदीवारा हड़प्पा का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा।
गुजरात के लोथल में देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल बन रहा है। और ये जो है आपका इसके बारे में जो दिया हुआ है वो देख लीजिए, 3500 करोड़ की लागत से यह विकसित किया जा रहा है, ठीक है। और लोथल जो है वो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक था। ये सब डिटेल जो है आप देख लीजिए, ठीक है। लागत याद रखिएगा, कहां स्थापित किया जा रहा है ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन, भूकंप स्मारक का नाम क्या है, स्मृति वन, ठीक है, यह स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तराखंड। देखिए सबसे तगड़ा भूकंप कहां आया था, भुज में आया था, और भुज कहां है, गुजरात में है। तो इसका अंदाजा लगा सकते थे आप, गुजरात में यह भूकंप स्मारक का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है, स्मृति वन, स्मृति वन। चलिए देख लीजिए, यहां पर यही लिखा हुआ है, स्मृति वन में एक अनूठा स्मारक है जिसमें जनवरी 2001 में आए विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वाले 12,000 से अधिक लोगों के नाम अंकित है, ठीक है। 470 एकड़ भूमि में यह फैला हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए गुजरात के भुज में भूकंप स्मारक, नाम क्या है, स्मृति वन। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड मानगढ़ धाम एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर पंजाब। मानगढ़, गढ़ वगैरह अगर आता है ना तो राजस्थान का ही नाम हमारे सामने आता है, तो ये जो होगा राजस्थान में होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। और ये कहां स्थित है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है, जिसको कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। श्री गोविंद गुरु के नेतृत्व में 17 नवंबर 1913 को 1.5 लाख से अधिक भीलों ने मानगढ़ पहाड़ी पर एक सभा आयोजित की थी, और उसमें अंग्रेजों ने गोलियां चला दी, जिसमें 1500 भील जो थे वो मारे गए थे। तो इसी के याद में यह स्मारक घोषित किया जा रहा है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा रहा है मानगढ़ धाम को। चलिए आगे देख लेते हैं। 15 नवंबर को किसके जन्मदिन पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, अल्लूरी सीताराम राजू और रानी गोंडिल्यो, ठीक है। तो यहां पर आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। 15 नवंबर को क्या हुआ था, 15 नवंबर को बिहार झारखंड से अलग हुआ था, ठीक है। और जनजातीय गौरव दिवस है, तो थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगा के भी आप बीपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, अल्लूरी सीताराम राजू, रानी गोंडिल्यो। तो इसमें बिरसा मुंडा जो है वही केवल बिहार और झारखंड से संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा। और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है झारखंड को बिहार से अलग भी किया गया था, ठीक है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। यहां पर 2021 में केंद्र सरकार ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहाती गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वो आंध्र प्रदेश के थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। और रानी गोंडलियो जो थी वो नगा समुदाय की थी, मतलब नागालैंड की थी, ठीक है। ये सब लोग जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ कहीं ना कहीं लड़े थे, आदिवासी थे सभी के सभी। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट शुरू हुआ है जो पराली को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट है ये, ठीक है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। कहां पर स्थापित हुआ है, ये पंजाब में हुआ है। कहां पर, पंजाब में हुआ है, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा ये बायोगैस प्लांट है, और कहां स्थापित हुआ है, पंजाब के संगरूर में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये जो है पराली से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाएगा, ओके। और उसका उपयोग क्या किया जाएगा, सीएनजी की तरह गाड़ी चलाने और एलपीजी की तरह खाना पकाने में भी किया जाएगा, मतलब गाड़ी में भी उसका उपयोग होगा और खाना बनाने में भी इसका उपयोग किया जाएगा। और 23 एकड़ में यह प्लांट बनाया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कंप्रेस्ड बायोगैस की आपूर्ति भी की जा रही है इसके माध्यम से, ठीक है। तो ये चालू हो चुका है, ओके, पंजाब के संगरूर में, एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 31 जनवरी से 11 फरवरी तक किस राज्य में किया जाएगा, कहां किया जाएगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। आयोजन कहां किया जाएगा इसका, मध्य प्रदेश में किया जाएगा, ठीक है। 2023 में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में।
कहां किया जाएगा? मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया जाएगा और ये 8 शहर के नाम यहां पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें 27 खेल होंगे, 9 शहरों के 23 गेम एवेन्यू में किए जाएंगे। ठीक है, 8 शहर तो मध्य प्रदेश का होगा और एक जो खेल होगा साइकिलिंग, वो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पिछला संस्करण जो था वो चौथा, वो जून 2022 में हरियाणा में आयोजित किया गया था, यह भी आपको याद रखना चाहिए। और इसका विजेता कौन था, ये जरा कमेंट में आप लिखिएगा। ठीक है, बाकी जो है कुछ खेल जो है पहली बार जोड़े जा रहे हैं, तो यहां पर देख सकते हैं आप। ठीक है, खुद से भी कुछ पढ़ लिया कीजिए, स्क्रीनशॉट तो आपके सामने होता ही है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो आपका ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है 2022 का, उसके बारे में गलत कथन चुनना है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चुनना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व भर में लगभग 1.2 अरब लोग बहुआयामी गरीबी से पीड़ित हैं। गरीब लोगों की संख्या सबसे अधिक कहां है? दक्षिण एशिया में है और भारत में लगभग 4.2% आबादी चरम गरीबी के अंतर्गत आती है। तो यहां पर एक जो ऑप्शन है वो गलत है, सी ऑप्शन जो है यहाँ पर वो गलत है। साउथ एशिया जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, साउथ एशिया में नहीं है बल्कि अफ्रीका में है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर विश्व भर में 1.2 अरब लोग जो है ये गरीब बहुआयामी गरीबी से पीड़ित है, ये तो है ही। और सबसे ज्यादा सहारा अफ्रीका में, उप सहारा अफ्रीका में सबसे ज्यादा गरीब लोगों की संख्या है जो कि बहुआयामी गरीबी से पीड़ित है। दूसरे स्थान पर आता है आपका दक्षिण एशिया। ठीक है, जारी किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और गरीबी एवं मानव विकास पहल के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल के द्वारा। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। और विश्व में बहुआयामी गरीबी से पीड़ित सर्वाधिक संख्या किस देश में? अगर देश की बात की जाए तो भारत में है। ठीक है, 228.9 मिलियन लोग। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं भारत के सबसे गरीब राज्य कौन है, तो उसमें बिहार जो है वो सबसे ज्यादा गरीब है, इसलिए याद रखिएगा, बीपीएससी में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा उपन्यास के लिए किस देश के सेहान करुणा तिलका ने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो ये उपन्यास का नाम याद रखिएगा और नाम याद रखिएगा सेहान करुणा तिलका का। ठीक है, भारत, श्रीलंका, भूटान या फिर बांग्लादेश। नाम से थोड़ा सा नहीं लग रहा है, कालू वितरणा से नाम मिल रहा है जो कि श्रीलंका के बल्लेबाज थे, तो याद रखिएगा ये जो थे वो श्रीलंका के हैं। ठीक है, श्रीलंका के हैं। तिलका, ये सब तरह का जो नाम होता है ना, ये आपको श्रीलंका में ही जनरली देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं। श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणा तिलका को द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उन्हें चाइना मैन द लीजेंड ऑफ प्रदीप मैथ्यू शीर्षक से अपनी पहली पुस्तक के लिए 2012 का कॉमनवेल्थ बुक प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। और ये जो है अंग्रेजी में लिखा गया और यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित किया गया या फिर आयरलैंड में प्रकाशित किया गया सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को बुकर पुरस्कार दिया जाता है हर साल, ये भी याद रखिएगा। इंग्लैंड या फिर यूके या फिर आयरलैंड में प्रकाशित होना चाहिए और इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, चलिए, पाथ टू प्राइड थीम के साथ द्विवर्षीय डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो सबसे पहले तो थीम याद रखिए, क्या है? पाथ टू प्राइड। ठीक है, और ये 12वां संस्करण है डेफ एक्सपो यानी कि डिफेंस एक्सपो का। ठीक है, कर्नाटक, हैदराबाद, गुजरात या फिर महाराष्ट्र, कहां पर आयोजित किया गया? डेफ एक्सपो जो है आपका गुजरात में आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से। ओके, देखिए, गुजरात के गांधीनगर में यह आयोजित किया गया 18 से 22 अक्टूबर 2022 को। 12वां संस्करण था, यह भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने और 2025 तक $5 अरब का निर्यात हासिल करने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य के अनुरूप ये डेफ एक्सपो आयोजित किया जाता है। ठीक है, और रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से यानी कि ऑटोमेटिक रूट से 74% FDI की मंजूरी दी गई है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मंजूरी दी गई है, ये याद रखिएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी कितने %, ये याद रखिएगा। चलिए, रेल मंत्री ने देश की पहली स्वदेशी एल्यूमिनियम रैक वाली मालगाड़ी को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? ठीक है, तो एल्यूमिनियम रैक वाली पहली मालगाड़ी है। ठीक है,
भोपाल, कोलकाता, भुवनेश्वर या फिर लखनऊ, कहां से इसको किया गया है, फ्लैग ऑफ किया गया है, यही पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका किया गया है भुवनेश्वर से फ्लैग ऑफ ये किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा कहां से फ्लैग ऑफ किया गया है, भुवनेश्वर से। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। एल्यूमिनियम रैक वाली पहली स्वदेशी मालगाड़ी, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया गया है, ठीक है, और हल्की होने के साथ ही अधिक माल ढुलाई की क्षमता भी होगी और माल ढोने का जो खर्च होगा वो इससे बच जाएगा। इसे बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन और एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को के सहयोग से तैयार किया गया है। तो हिंडाल्को ने इसे बनाया है, याद रखिएगा, और इसका कार्बन फुटप्रिंट भी कम है, मतलब कि कम कार्बन उत्सर्जन ये करता है, ठीक है, और 14,500 टन कम कार्बन का उत्सर्जन होगा इससे, ठीक है। जो लोहा वाला होता है या फिर जो लोहा के माध्यम से बनाया जाता है उससे एल्यूमिनियम का जो बनाया जाएगा तो वो हल्का होगा और इसलिए कार्बन फुटप्रिंट कम लगेगा, ठीक है, क्योंकि कम पेट्रोल कम डीजल वो यूज करेगा। चलिए, भारत ने किस परमाणु पनडुब्बी से 14 अक्टूबर को पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? फ्रॉम विच न्यूक्लियर सबमरीन डिड इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM ऑन 14th of October? INS विक्रांत, INS कलवरी, INS सिंधुदुर्ग या फिर INS अरिहंत, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, INS अरिहंत हो जाएगा। ये जो है हमारा परमाणु क्षमता संपन्न पनडुब्बी है INS अरिहंत, और यहीं से किया गया है SLBM का प्रक्षेपण। चलिए देख लेते हैं। INS विक्रांत से किया गया है, INS अरिहंत से किया गया है, जैसा मैंने आपको बताया। DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM इसको कहा जाता है। INS अरिहंत जो है 1990 के दशक में लॉन्च एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत विकसित स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सक्षम पनडुब्बी है, ठीक है। INS अरिहंत इज एन इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल सबमरीन डेवलप्ड अंडर द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन 1990s, ठीक है, और इसे 2016 में कमीशन किया गया था, यह भी याद रखिएगा। किसको? INS अरिहंत को, ठीक है, अरिहंत जो है इसको 2016 में कमीशन किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर 2022 वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड समारोह में किस भारतीय शहर को पुरस्कृत किया गया है? Which Indian city was awarded at International Association of Horticulture Producers 2022 World Green City Award ceremony held in Jeju, South Korea? तो बेंगलुरु, कोच्चि, चेन्नई या फिर हैदराबाद, किसको पुरस्कृत किया गया है? आइए देखते हैं। पुरस्कृत किया गया है यहाँ पर किसको? हैदराबाद को, ठीक है। हैदराबाद एकमात्र शहर है जिसको ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। इसके अलावा लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी और इंक्लूसिव ग्रोथ की श्रेणी के लिए भी हैदराबाद को ही सम्मानित किया गया है। हैदराबाद में आउटर रिंग रोड है, ठीक है, आउटर रिंग रोड है जिसको ग्रीन नेकलेस ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना कहा जाता है, ठीक है, और इस पुरस्कार के लिए यही जो आपका नेकलेस रोड है या फिर आपका जो रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड, इसी को प्रदर्शित किया गया था, ठीक है, इसलिए इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये रिंग रोड बहुत अच्छा है, ठीक है, बेहतरीन है, आप जाते हैं यदि हैदराबाद तो जरूर देखिएगा, ठीक है। बेंगलुरु बेस्ड पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के 7वें संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन है? तो व्हिच इज द बेस्ट गवर्न्ड स्टेट अंडर लार्ज स्टेट कैटेगरी इन द 7th एडिशन? याद रखिएगा 7th एडिशन है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स इसका नाम है, और रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? बेंगलुरु बेस्ड पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा, ठीक है। कौन है? हरियाणा, तमिलनाडु, केरल या फिर छत्तीसगढ़? आइए देखते हैं कौन है सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य, बेस्ट गवर्नड स्टेट जो है वो कौन है? हरियाणा है, ठीक है, याद रखिएगा हरियाणा को बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य चुना गया है, ठीक है। इसके बाद कौन है? तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक का स्थान आता है, ठीक है। 10 छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम का शीर्ष स्थान है, और इसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान दिया गया। तो छोटे राज्यों में 10 राज्य हैं छोटे, जिनमें सिक्किम का शीर्ष स्थान, सिक्किम जो है वो टॉप पर है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? यहाँ पर देख लीजिएगा 5 उप विषय है, सब सब्जेक्ट है और 22 संकेतक है इसमें, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
विश्व वन्य जीव कोष की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ठीक है, ये जो है आपका किसके द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा जारी किया जाता है। कौन, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। इसके अनुसार दुनिया भर के वन्य जीव आबादी में साल 1970 से लेकर 2018 के बीच कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 65%, 66%, 69% या फिर 70%। आंसर क्या होगा यहां पर देखते हैं। आंसर होना चाहिए इसमें क्या होना चाहिए, 69% होना चाहिए, ठीक है। तो 69% की गिरावट दर्ज की गई है। बिटवीन 1970 एंड 2018 a huge decline of 69% was recorded in wildlife population worldwide, ठीक है, याद रखिएगा। और वैश्विक स्तर पर लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में वन्य जीवों की आबादी में सबसे बड़ी गिरावट, सबसे ज्यादा गिरावट किसमें है, लैटिन अमेरिका में है और कैरिबियाई रीजन में है, ठीक है, याद रखिएगा। 5 दशकों से यहां औसतन 94% की गिरावट आई है, बहुत ही ज्यादा गिरावट है। देख लीजिएगा यहाँ पर और भी चीजें दी हुई है इसके बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा 2027 में टाइटन का अध्ययन करने के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा, चाइना, अमेरिका, फ्रांस या फिर रशिया। तो ये जो आपका ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट है ये अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। टाइटन का अध्ययन किया जाएगा, शनि का आपका जो उपग्रह है टाइटन, उसका अध्ययन किया जाएगा नासा के द्वारा 2027 में ड्रैगन फ्लाई को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, रोटर क्राफ्ट है ये। वर्ष 2034 में यह टाइटन पर सिल्क क्रेटर क्षेत्र में पहुंचेगा और टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के टोटल मिलाकर के कितने उपग्रह हैं, पास आपके 82 उपग्रह है, ठीक है। लास्ट जो है 20 उपग्रह हाल ही में खोजे गए हैं 1-2 साल पहले। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव है और यह किस राज्य में है ये पूछा जा रहा है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर उत्तराखंड। मोढेरा जो है आपका गुजरात में है, ठीक है। देख लेते हैं। देखिए गुजरात के मेहसाना जिले में है ये, ठीक है, ये मोढेरा गांव। और याद रखिएगा मोढेरा का नाम आपको याद रखना है। ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट यहाँ पर स्थापित किए गए हैं बहुत सारे, और हर घर में, गांव के घरों में 1 किलोवाट क्षमता वाले 1000 से अधिक सोलर प्लांट लगाए गए हैं, ठीक है, जो कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मोढेरा जो है वो मोदी जी का पैतृक गांव है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था और अपने ऐतिहासिक सूर्य मंदिर के लिए भी यह प्रसिद्ध है मोढेरा। ओके, याद रखिएगा मोढेरा मोदी जी का पैतृक गांव। आगे देख लेते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 के विजेताओं में कौन शामिल नहीं है ये पूछा जा रहा है। एलेस बियालियात्स्की, थोड़ा सा नाम अजीब है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका कौन शामिल नहीं है, हो जाएगा आपका डी, ठीक है। ये जो है आपका यहां पर हो जाएगा, देखिए डी हो जाएगा। कौन कौन शामिल है, किस किस को मिला है, तो वो यहां पर देख सकते हैं आप। बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बियालियात्स्की को मिला है। उसके अलावा यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, उसको मिला है, और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को मिला है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। 2021 में फिलीपींस के पत्रकार मारिया रसा और रूस के दामित्री मुरातोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो पिछला भी मैंने बता दिया और करंट भी मैंने बता दिया, दोनों आपको याद रखना है। आंसर इसका यदि देखें तो डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग के बारे में गलत कथन चुनना है, रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है आपको स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के बारे में। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। शहरों का मूल्यांकन 3 मापदंडों के आधार पर किया जाता है, ये भी सही है कि आपका इवैल्यूएशन ऑफ सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ 3 पैरामीटर्स। इंदौर भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर है और 1 लाख से कम आबादी वाले गंगा शहरों में बिजनौर जो यूपी में है सबसे आगे है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका चारों का चारों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। मतलब निम्नलिखित में से कोई नहीं, क्योंकि गलत कथन चुनना था हमको, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। सारे कथन यहाँ पर सही है। दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है ये, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण।
2016 में शहरी स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। राज्यों में मध्य प्रदेश का शीर्ष प्रदर्शन है। मूल्यांकन के 3 मापदंड कौन है यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके टोटल अंक जो होते हैं सब मिला करके वो 7500 होते हैं। 5 सितारा मतलब 5 स्टार शहर और 7 स्टार तो इंदौर है, 5 स्टार शहर में है सूरत, भोपाल, मैसूर, विशाखापट्टनम, नवी मुंबई और तिरुपति। ठीक है, तो ये याद रखिएगा स्वच्छ सर्वेक्षण का रिजल्ट। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में विकसित पहले स्वदेशी बहुउद्देशीय हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर व्हिच वाज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंडियन एयरफोर्स? ज्वाला, शक्ति, प्रचंड या फिर प्रवाह? आंसर क्या हो जाएगा? प्रचंड हो जाएगा। यहाँ पर प्रचंड हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। ठीक है, मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये, LCH इसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं जोधपुर में इसको शामिल किया गया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है LCH को। ठीक है, और पहला स्वदेशी मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसका नाम क्या है? प्रचंड है। ठीक है, और भारतीय वायुसेना का नया निर्मित नंबर 143 हेलीकॉप्टर यूनिट में इसको शामिल किया जाएगा। 143 नंबर जो है बड़ा फेमस है, आपको पता होगा। 5.5 टन वर्ग का ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। कई स्टेल्थ फीचर्स, बख्तरबंद सुरक्षा और रात में हमला करने की क्षमता से ये लैस है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं आप इंग्लिश में भी। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। किसके द्वारा निर्मित किया गया? HAL के द्वारा, ये याद रखिएगा। और जोधपुर में इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में स्वच्छता ही सेवा श्रेणी में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बिहार को क्या स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम, दूसरा, तीसरा या फिर अंतिम? तो यहाँ पर बिहार को जो है आपका है इसमें सेकंड प्लेस प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। स्वच्छता ही सेवा श्रेणी में एक विशेष कैटेगरी है स्वच्छता ही सेवा, उसमें बिहार को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसमें प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ? कर्नाटक को प्राप्त हुआ। तेलंगाना, हरियाणा और तमिलनाडु को बड़े राज्यों के श्रेणी के तहत तथा छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नागर हवेली और दमन और दीव और सिक्किम को पुरस्कार दिया गया है। तो छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन है? बड़े राज्यों में किसको पुरस्कार दिया गया? ये सब आप याद रखिएगा। भिवानी हरियाणा को समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिले के रूप में पुरस्कृत किया गया है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में पटना का कौन सा स्थान है? 38वां स्थान है। देखिए ये सब जो है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के बारे में दिया गया है। यहां पर जो है आपका 38वां स्थान जो पटना को मिला है वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में मिला है। ठीक है, तो दोनों में अंतर याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिन 13 शहरों में 5G टेलीफोनी सेवा लॉन्च की गई उसमें कौन शामिल नहीं है? कौन से शहर में 5G अभी लॉन्च नहीं किया गया है? चंडीगढ़, गांधीनगर, हैदराबाद और पटना। बिहार में रहते हैं तो आपको पता ही होगा, पटना में अभी 5G सेवा लॉन्च नहीं किया गया, बाकी तीनों में कर दिया गया है। ठीक है, तो कौन शामिल नहीं है? पटना शामिल इसमें नहीं है। चलिए देख लेते हैं 13 शहर कौन कौन है। यहाँ पर नाम आपको दिख जाएगा तो याद जरूर रखिएगा। ये सारे जो है 13 शहर याद रखिएगा। दिसंबर 2023 तक पूरे देश में कर दिया जाएगा, तो इस साल के अंत तक पूरे देश में ये आ जाएगा। न्यू डिजिटल यूनिवर्स थीम है इसका। ठीक है, जो आपका छठा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में आयोजित हुआ उसका थीम क्या था? न्यू डिजिटल यूनिवर्स। ठीक है, और 1 से 4 अक्टूबर तक इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीजें। चलिए आगे देख लेते हैं 13 शहर में आपका शहर शामिल है कि नहीं देख लीजिए, यदि आप बिहार से बाहर आता है। चलिए, भारत ने किस देश के साथ 2000 करोड़ रुपए के हथियारों के निर्यात के लिए अनुबंध किया है? अर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की या फिर यूक्रेन? देखिए अर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध हो रहा है। ठीक है, और अजरबैजान को पाकिस्तान और तुर्की जो है वो हथियार सप्लाई कर रहा है। तो अर्मेनिया ने भारत को 2000 करोड़ रुपए का ठेका दिया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो भैया हमको आपसे हथियार चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अर्मेनिया हो जाएगा। अर्मेनिया और अजरबैजान में लगातार युद्ध चलता रहता है और पाकिस्तान अजरबैजान का सपोर्ट करता रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वही लिखा हुआ है। वित्त वर्ष 2020-21-22 में भारत का रक्षा निर्यात जो है वो रिकॉर्ड लेवल पर 13,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। ठीक है, और
अगले 5 वर्षों में 2025 तक, मतलब 2020 से लेकर 2025 तक एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात का भारत सरकार का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में भारत जो है वो 75 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है, मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है। तो याद रखिएगा लक्ष्य कितना है वो भी याद रखिएगा, कब तक के लिए लक्ष्य है वो भी याद रखिएगा। चलिए, किस राज्य सरकार ने गंगा नदी का पानी जल संकट वाले इलाकों में पहुंचाने के लिए हर घर गंगा जल योजना शुरू की है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इस बार पूछा जा सकता है। एक तो गया जी रबर डैम और एक ये परियोजना गंगा जल उद्वह परियोजना इसको कहा जाता है, हर घर गंगा जल योजना। ठीक है, तो यह जो है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तराखंड, आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में। ठीक है, और हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया, जिस दिन आंदोलन हुआ था बीपीएससी का उसी दिन इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार सरकार ने यह किया है जल जीवन हरियाली के तहत। ठीक है, 4,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पहला चरण इसका लागू किया गया है। राजगीर, बोधगया और गया में लगभग 7.5 लाख घरों में पानी की आपूर्ति इसके द्वारा की जाएगी और ट्रीट किया हुआ पानी जो है वो हाथीदह से उठाया जाएगा। पहले गंगा जल का संग्रह हाथीदह में किया जाएगा, वहां पर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा और उसके बाद हाथीदह से पाइप के जरिए घर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। कहां कहां? राजगीर, बोधगया और गया में। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा चरण जो है उससे नवादा जिला को गंगा जल का पानी मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए, 135 लीटर पानी जो है वो प्रतिदिन दिया जाएगा प्रत्येक लाभार्थी को, ये भी याद रखिएगा। बिहार के बारे में है तो एक एक चीज आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। किस देश के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था? 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। इंडिया, बांग्लादेश, केन्या या फिर रशिया? अगर कल आपने बजट सुना होगा और मोदी जी का रिव्यू सुना होगा बजट का, तो उसमें भी उन्होंने बताया है ये जो था भारत का प्रस्ताव था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजरा दिवस घोषित करने का। भारत जो है बाजरा का महत्वपूर्ण उत्पादक है दुनिया भर में। ठीक है, तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजरा दिवस घोषित किया गया है 2023 को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, और 2018 में भारत ने इसका प्रस्ताव किया था। ठीक है, खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा इसको जो है मान्यता दी गई थी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं 2021-22 के लिए चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में बाजरे का उत्पादन 16 मिलियन टन हुआ है। ठीक है, और भारत में 500 से ज्यादा स्टार्टअप जो है वो मोटे अनाजों के तहत काम कर रहे हैं, बाजरे के मूल्य वर्धित श्रृंखला में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बाजरे से जुड़े हुए स्टार्टअप जो है वो 500 से भी अधिक है भारत में। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत किसे निक्षय मित्र राजदूत घोषित किया गया है? Who has been declared as निक्षय मित्र एम्बेसडर अंडर टीबी फ्री इंडिया कैंपेन? पिछले वीडियो में मैंने टीबी मुक्त अभियान, भारत अभियान के बारे में बताया था कि 2025 तक भारत से टीबी को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है और उसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय मित्र पोर्टल का आरंभ किया था। और इसके लिए अब राजदूत किसको चुना गया है? एम्बेसडर चुना गया है साक्षी मलिक, नीरज चोपड़ा, दीपा कर्माकर या फिर दीपा मलिक। तो यहाँ पर जो है आपका दीपा मलिक को चुना गया, ये दीप नहीं होगा, दीपा मलिक को ये चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। दीपा मलिक जो है वो निक्षय मित्र राजदूत के रूप में नामित किया गया है उनको। ठीक है, भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष है। ठीक है, और दीपा मलिक भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता भी है। ठीक है, निक्षय मित्र 2025 तक टीबी के उन्मूलन के उद्देश्य से टीबी मरीजों को गोद लेने के लिए विभिन्न लोगों को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, और 5 टीबी मरीजों को दीपा मलिक ने गोद भी दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? याद रखिएगा, मलेशिया, इंडोनेशिया, टर्की या फिर अर्मेनिया। ये जो है आपके कहां के चुने गए हैं? ये चुने गए हैं आपके मलेशिया के। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। मलेशिया के सुल्तान अब्दुल्ला अहमद हैं जिन्होंने मलेशियाई विपक्षी नेता अनवर इब्राहिम को प्रधानमंत्री नियुक्त करने की घोषणा की है। ठीक है, 75 वर्षीय हैं, 75 वर्ष के हैं और सुधारवादी नेता के तौर पर इनको जाना जाता है। इनके बारे में और डिटेल दिया हुआ है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछेगा कि अनवर इब्राहिम कहां के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं पूछेगा इनके बारे में डिटेल में। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड नाम क्या है? फर्स्टैग। यह जो है किसने बैंक ने जारी किया है? आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईडीएफसी या फिर एचएसबीसी। तो यह जो है आपका जारी किया गया है किसके द्वारा? आईडीएफसी बैंक के द्वारा जारी किया गया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है,
चलिए, ये जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा जारी किया गया पहला प्लास्टिक आधारित कार्ड है, ठीक है, स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से इसको जारी किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इसको जारी किया गया है और बिना पिन के 5,000 रुपए तक के लेन देन को यह सक्षम बनाता है। 5,000 रुपए के लेन देन के लिए पिन की जरूरत इसमें नहीं होती है, ठीक है। और राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक का विशेष प्रभाग है, ठीक है। यहाँ पर और भी देख सकते हैं आप, डिटेल में दिया हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता किसके द्वारा आयोजित शीर्ष अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है? द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग इज द एपेक्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय फिनांस मिनिस्ट्री, इंडियन नेवी, फॉरेन मिनिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट, ठीक है, उद्योग एवं संवर्धन विभाग, विदेश मंत्रालय, भारतीय नौसेना या फिर वित्त मंत्रालय। तो ये जो हो जाएगा आपका हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है, भारतीय नौसेना के द्वारा यह आयोजित किया जाता है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन भारतीय नौसेना का ज्ञान भागीदार है और इस संवाद का प्रमुख आयोजक भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा किसके द्वारा आयोजन किया जाता है? भारतीय नौसेना के द्वारा और नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरने वाले अवसरों और चुनौतियों का आकलन करना, जो भी अपॉर्चुनिटीज है आपका इंडो पैसिफिक रीजन में या फिर जो भी आपका चुनौतीज है, चैलेंजेस है, उन सबसे निपटना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। विषय क्या था? ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन भारत का पहला समुद्री थिंक टैंक है और इसकी स्थापना 2005 में की गई थी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित 600 मेगावाट की कामेंग पनबिजली परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। कहां पर है ये आपका कामेंग परियोजना, कामेंग पन बिजली परियोजना? देख लेते हैं आंसर क्या होगा। आंसर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में यह स्थित है। 8200 करोड़ मतलब 8200 करोड़ रुपए की लागत से यह विकसित की गई है, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बारे में देख लीजिएगा। प्रत्येक वर्ष 3353 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने के लिए 150 मेगावाट की 4 इकाइयां इसमें लगाई गई हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है भारत में जो कुल बिजली का उत्पादन किया जाता है उसका 40% उत्पादन क्षमता जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। और अरुणाचल प्रदेश को भारत का पन बिजली घर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, पोर्ट लांस इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 60वां है, 61वां है, 62वां है या 63वां है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 61वां। भारत को 61वां स्थान दिया गया है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में, जो कि पोर्ट लांस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। यहां पर देख सकते हैं भारत का स्कोर कितना है, 51.19 है, ठीक है। भारत ने एआई प्रतिभा एकाग्रता में पहली रैंक हासिल की है। इंडिया सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन एआई टैलेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। अमेरिका, सिंगापुर, स्वीडन, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड सबसे अधिक नेटवर्क रेडी कंट्रीज हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 80.3 के समग्र स्कोर के साथ सूची में शीर्ष पर है, मतलब टॉप कंट्री है, ठीक है। स्कोर इसका कितना है? 80.3। संयुक्त राज्य अमेरिका नेटवर्क सबसे ज्यादा नेटवर्क रेडी वही है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह जो हुआ उसके 53वें संस्करण में स्पॉटलाइट देश कौन सा है? ठीक है, तो जापान, नेपाल, सिंगापुर या फिर फ्रांस। यहां पर स्पॉटलाइट देश कौन सा है? फ्रांस है, ठीक है, याद रखिएगा। स्पॉटलाइट कंट्री कौन है? फ्रांस है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका आयोजन जो है वो गोवा में किया गया, ठीक है। और तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी जो है उनको इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और बाकी और भी यहाँ पर शुरुआत किस फिल्म से होगा, अंत किस फिल्म से होगा, ये सब आपको दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को दिया जाएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। और कौन सा संस्करण था ये भी जरूर याद रखिएगा। मॉन्स्टर मिसाइल के नाम से प्रसिद्ध वासोंग 17 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना या फिर ताइवान? ये जो है आपका उत्तर कोरिया ने किया है अमेरिका का जवाब देने के लिए, ठीक है। दुनिया का सबसे खतरनाक इसको कहा जा रहा है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। और अमेरिका तक ये पहुंच सकता है।
1000 किलोमीटर की दूरी इसने तय की है और उत्तर कोरिया ने इसका परीक्षण किया है। नाम क्या है? वासोंग 17, ठीक है। और बाकी सब इसमें दिया हुआ है। 60,040 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह गया है, ठीक है। तो ये सब भी आप देख सकते हैं। उत्तर कोरिया का सबसे लंबा दूरी तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल ये है, ठीक है। चलिए, और बहुत ही खतरनाक है। चलिए, 20 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहां किया गया था? ब्राजील, अर्जेंटीना, स्पेन या फिर कतर? आयोजन कहां किया गया? कतर में किया गया। और जीता किसने? ब्राजील ने जीता। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉरी, अर्जेंटीना के कतर में आयोजित किया गया था। सॉरी, अर्जेंटीना ने इसको जीता है, कतर में आयोजित किया गया था। और अर्जेंटीना ने इसको जीता है, ब्राजील ने नहीं जीता है, अर्जेंटीना ने जीता है, याद रखिएगा, ठीक है। और किसको हराया है? फ्रांस को हराया है, ठीक है, ठीक है। और लियोनेल मेसी को क्या दिया गया? गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया गया। और आधिकारिक प्रतीक इसका क्या था? लाइव था, ये भी याद रखिएगा। और प्रत्येक 4 साल में यह आयोजित किया था। जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजित किया था, उसी तरह से फीफा वर्ल्ड कप भी आयोजित किया जाता है। और पहला फीफा वर्ल्ड कप जो है 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था और जीता भी उरुग्वे में ही था। चलिए, 2022 में किस दिन को संयुक्त राष्ट्र ने डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में नामित किया है? ठीक है, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 20 नवंबर या फिर 21 नवंबर? आंसर क्या हो जाएगा? 15 नवंबर को, ठीक है। 15 नवंबर को नामित किया गया है डे ऑफ 8 बिलियन, क्योंकि इस दिन दुनिया की आबादी 8 बिलियन हो जाएगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। 15 नवंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में नामित किया गया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार वैश्विक जनसंख्या 15 नवंबर 2022 तक 8 अरब पहुंचने का अनुमान था, ठीक है। 2050 में वैश्विक आबादी 9.7 अरब तक पहुंच जाएगी। भारत की जनसंख्या 2023 तक चीन से अधिक हो जाएगी। और बाकी और भी दिया हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत के बारे में है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉप 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 के दौरान भारत ने किस देश के साथ विश्व आर्थिक मंच द्वारा समर्थित LEAD-IT समिट की मेजबानी की है? तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क या फिर स्विट्जरलैंड? किसके साथ की है देखते हैं आगे। चलिए, कॉप 27 के दौरान यह किया गया है, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको समर्थन दिया गया है, ठीक है। तो किसके साथ किया है? स्वीडन के साथ। स्वीडन और भारत की सरकारों के द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में क्या किया गया? LEAD-IT पहल की शुरुआत की गई है, ठीक है। और इसके बारे में और भी दिया हुआ है, याद रखिएगा। मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न किया गया कॉप 27 का सम्मेलन। कब से कब तक? 7 से 18 नवंबर 2022 तक, ठीक है। और LEAD-IT के बारे में और भी दिया हुआ है, यहां पर देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और विश्व मौसम संगठन? तो इसमें जो है किसके द्वारा जारी किया गया? जर्मन वॉच, आपका न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये तीनों ने किया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ठीक है। विश्व मौसम संगठन इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। ये तीनों, बाकी तीनों जो है ABC शामिल है, इसलिए ई आंसर इसका हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये पहला लाइन में वही दिया हुआ है। और जलवायु परिवर्तन के प्रदर्शन के आधार पर भारत को विश्व के शीर्ष 5 देशों में एवं G20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। टोटल मिला के 8वें स्थान पर है भारत, ठीक है। और सूचकांक में 4 श्रेणियां हैं, 14 इंडिकेटर्स हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए, और समग्र रैंकिंग में कोई भी देश पहले 3 स्थान पर नहीं आया है। चौथे स्थान पर जो है डेनमार्क है, ठीक है। और इसके बाद स्वीडन जो है वो 5वें स्थान पर रहा है, ठीक है। तो डेनमार्क और स्वीडन चौथे और 5वें स्थान पर रहा, याद रखिएगा। भारत जो है वो 8वें स्थान पर है, G20 में सबसे आगे है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को आसियान के 11वें देश के रूप में मान्यता दी गई है? ठीक है, लाओस, ईस्ट तिमोर मतलब पूर्वी तिमोर, कंबोडिया या फिर वियतनाम? आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी तिमोर, ठीक है। पूर्वी तिमोर को आसियान के 11वें देश के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। पूर्वी तिमोर को मान्यता दी गई है। और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियान का फुल फॉर्म है। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में इसकी स्थापना की गई थी, जो एक क्षेत्रीय संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। सदस्य कौन कौन है यहाँ पर देख सकते हैं आप। टोटल अब जो है पूर्वी तिमोर के बाद 11 सदस्य हो गए हैं।
तिमोर लेस्ते या पूर्वी तिमोर पूर्वी लेसर सूडा द्वीप समूह में एक अर्धद्वीपीय राष्ट्र है। मतलब तिमोर लेस्ते और ईस्ट तिमोर इज अ सेमी आइलैंड नेशन इन द ईस्टर्न लेसर सुंडा आइलैंड। ठीक है, याद रखिएगा सुंडा आइलैंड में है। पूर्वी तिमोर पहले इंडोनेशियाई क्षेत्र का हिस्सा था, यह भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। एशियान का 11वां देश कौन है? पूर्वी तिमोर है। यह सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी पूछा जाए या नहीं पूछा जाए। रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर के साथ G20 देशों के समूह की 17वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा थीम क्या था? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। इंडोनेशिया, कतर, भारत या फिर मिस्र, कहां पर आयोजित किया गया? G20 देशों का 17वां बैठक। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाली में किया गया है। और इसका जो 18वां होगा वो कहां होगा? भारत में होगा। भारत को दे दिया गया है G20 का अध्यक्षता। ठीक है, देख लीजिए। G20 शिखर सम्मेलन नुसा दुआ बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। थीम क्या था? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। और भारत 1 दिसंबर 2022 से इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और सितंबर 2023 में अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा भारत का पहला निजी तौर पर विकसित मतलब प्राइवेट रॉकेट जो है वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसका नाम क्या है? नाम है विशाल, विवेक, विकास या फिर विक्रम। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा विक्रम। विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, विक्रम नाम है इसका, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट। ठीक है, याद रखिएगा भारत का प्राइवेट रॉकेट पहला। चलिए देख लेते हैं। और ये जो है आपका विक्रम एस, टोटल नाम क्या है इसका? विक्रम एस। और इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग की है। और इस मिशन का नाम क्या रखा गया है? प्रारंभ। मिशन का नाम भी आपको याद रखना चाहिए। और स्टार्टअप कंपनी जो है स्काई रूट एरोस्पेस है, यह भी याद रखिएगा। वजन कितना है? 500 से 550 किलोग्राम है। और सब ऑर्बिटल लॉन्च रॉकेट है ये। ठीक है, याद रखिएगा छोटा रॉकेट है, सब ऑर्बिटल लॉन्च रॉकेट। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? T20 विश्व कप खिताब 2022 में इंग्लैंड ने किस देश को हरा करके जीता है? इंग्लैंड जीता, ये तो तय है। किसको हरा करके जीता? भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। तो फाइनल में पाकिस्तान को हराया था इंग्लैंड ने। ठीक है, और इससे पहले आपका वर्ल्ड कप भी जीता था। 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी कौन जीता था? इंग्लैंड जीता था। 2019 में न्यूजीलैंड को हरा करके वो जीता था। ठीक है, और 2022 में 5 विकेट से पाकिस्तान को हरा करके T20 वर्ल्ड कप का भी खिताब जीत लिया। सैम करन जो है उसको प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। ठीक है, और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में फाइनल का आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आयोजन कहां किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किस शहर में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किया जा रहा है? मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई या फिर अहमदाबाद? कहां पर किया जा रहा है? ये जो है आपका चेन्नई में विकसित किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा इसको ठेका दिया गया है। भारत सरकार ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, देखिए तिरुवल्लुवर जिले के तमिलनाडु का तिरुवल्लुवर जिला का मप्पेडू में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किया जा रहा है। 184.27 एकड़ जमीन पर इसको विकसित किया जाएगा। ठीक है, और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स को विकसित किया जाएगा, ऐसा सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा है। परियोजना की अनुमानित लागत, टोटल परियोजना की अनुमानित लागत है 1424 करोड़ रुपए। ठीक है, और कुल रियायत की अवधि जो है वो 45 साल है, ये भी याद रखिएगा। कंसेशन टाइम कितना है? 45 साल है। चलिए आगे देख लेते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को अपने 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना? कावेरी दक्षिण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, कावेरी दक्षिण अभयारण्य याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तमिलनाडु की राज्य सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है, कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। कृष्णागिरी और धर्मपुरी के आरक्षित वनों में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कृष्णागिरी और धर्मपुरी कहां है? तमिलनाडु में। ठीक है,
और इससे पहले काजूवेली, बाकी और भी अभयारण्य है जिनको अधिसूचित किया गया था, तो वो नाम देख लीजिएगा। क्षेत्रफल इसका कितना है, 686.406 वर्ग किलोमीटर है और इसमें बहुत सारी प्रजातियां निवास करती हैं, ये भी देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीवन विज्ञान डाटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहां स्थापित किया गया? Where was the Indian Biological Data Center, India's first national repository for life science data, established? हरियाणा, पंजाब, लखनऊ या फिर देहरादून? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में इसको स्थापित किया गया है, ठीक है, याद जरूर रखिएगा। भारत का पहला है इसलिए आपको याद रखना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। फरीदाबाद हरियाणा में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सहयोग से स्थापित किया गया है, ठीक है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर के डेटा आपदा रिकवरी साइट के साथ क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो देख लीजिएगा, इट हैज बीन सेट अप इन एसोसिएशन विद द रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी अलोंग विद द डेटा डिजास्टर रिकवरी साइट ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और भी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं यहाँ पर, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसमें हम लोग 150 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। और इसके आगे के वीडियो में हम लोग चलेंगे और 100 क्वेश्चन और हमें करना है। 2 पार्ट वीडियो का और आएगा, तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है। और बीपीएससी की तैयारी जम करके कीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके साथ है और मैं चंद्रवर्धन तो हूं ही। चलिए अब इस वीडियो में लेते हैं इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।